Welcome to Medify. So let's start pathology. In pathology, today we'll discuss inflammation. So inflammation, we have two types: acute and chronic. In this video, we will discuss about acute inflammation. So let's start acute inflammation. Before acute inflammation, we have to discuss some inflammatory cells. The cells which play important role in inflammation are called inflammatory cells. Inflammatory cells. वे कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल, साइनोफिल, लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स को अपन पीआई भी बोलते हैं. अब व्हाट इज दिस पीआई सब बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल, लिम्फोसाइट्स. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेल विच इज न्यूट्रोफिल. यस, सो न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल के अपन दो जगह पे मिलता है. एक मिलेगा ब्लड में और एक मिलेगा तुम्हारे एक्यूट इन्फ्लामेशन में. कहाँ मिलेगा? एक्यूट इन्फ्लामेशन में. इम्पॉर्टेंट ये है कि दिखता कैसा है. ब्लड में दिखेगा मल्टीलोब्ड और एचएनई में दिखता है बेंट न्यूक्लियाई. बेंट न्यूक्लियाई विथ नो ग्रेन्यूल and no plasma membrane. ठीक है. न्यूट्रोफिलिया. न्यूट्रोफिलिया मतलब न्यूट्रोफिल्स आर सीन इन प्लेंटी. जैसे कि बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन में, जो कि तुम्हारा एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, मल्टीलोब्ड है, हाँ याद रखना. हाँ, न्यूट्रोफिलिया. न्यूट्रोफिलिया क्या होता है? न्यूट्रोफिलिया मतलब एक्सेस इन न्यूट्रोफिल, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है, जो बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है, तो न्यूट्रोफिल बहुत सारे दिखते हैं. प्लेंटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर सीन. तो वो होता है भैया, उसमें याद रखना एक्यूट और एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो होता है उसमें इंटरल्यूकिन, याद रखना इसमें इंटरल्यूकिन 17 जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स के काम आता है. कौन सा इंटरल्यूकिन काम आता है? इंटरल्यूकिन 17. ओके, सो न्यूट्रोफिल देख लेते हैं भैया कैसा दिखता है. दिखना है एचएनई में कैसे दिखता है. देखो, ब्लड में अपन सब में देखा है, हिस्टोलॉजी में बात करते हैं अपन. न्यूट्रोफिल एचएनई में तो ऐसा दिखता है. क्या दिख रहा था? बेंट न्यूक्लियाई, नो ग्रेन्यूल्स और नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है? नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं दिखती है. ओके, नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द सेकंड सेल विच इज इओसिनोफिल. इओसिनोफिल. तो इओसिनोफिल में एक बात ध्यान रखना कि ये ब्लड में चाहे जैसी दिखे, हेडफोन चिप होते हैं ना ब्लड में, तो ये एचएनई में ये रेड ग्रेन्यूल्स दिखेंगे. इसमें क्या दिखेंगे? रेड ग्रेन्यूल्स. एचएनई रेड ग्रेन्यूल्स दिखेंगे. और उन्हीं रेड ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स. ब्लड में ये बायलोब्ड होती है. स्पेक्टिकल शेप होता था इसका न्यूक्लियस, बायलोब न्यूक्लियस. उसका था मल्टीलोब, इसका था और इसका है बायलोब. और जो पैरासाइटिक रिस्पॉन्स होते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, एलर्जिक रिएक्शन जो होती है, एलर्जिक रिएक्शन उसमें होता है इओसिनोफिलिया. इओसिनोफिलिया किसमें होता है? इओसिनोफिलिया एलर्जिक रिएक्शन में इओसिनोफिलिया होता है. और इओसिनोपीनिया किसमें होता है, यानी कम किसमें होते हैं इओसिनोफिल्स? तो कम होते हैं नियोनेटल सेप्सिस में. किसमें कम होते हैं? नियोनेटल सेप्सिस, यानी कि बच्चों में जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं नियोनेटल सेप्सिस. उसमें होता है इओसिनोपीनिया सेप्सिस. देन लास्ट सेल ऑफ द इन्फ्लामेशन इज लिम्फोसाइट्स. पहले ये देख लें इओसिनोफिल कैसे दिखता है. तो ये देखो, रेड ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं इसमें, और सेंट्रल न्यूक्लियस, बस इतना ही है.
और क्या बोलते हैं रेड ग्रेन्यूल्स को? ईओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ईओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स. जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ब्लड में और एचएनई में कैसे दिखेंगे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. अपन आ जाओ. देखो ब्लड में वो लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, प्लस लार्ज साइज और सिंगल न्यूक्लियस होता है. लार्ज साइज प्लस सिंगल न्यूक्लियस. ओके. और जो तुम्हारे ये एचएनई में होता है, एचएनई में स्मॉल राउंड ब्लू कलर सेल दिखता है. स्मॉल राउंड सेल ब्लू कलर्ड. और अगर लिम्फोसाइट्स में इंक्रीज होता है, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स अगर होता है तो क्या डिनोट करता है? वायरल इन्फेक्शन को. वायरल इन्फेक्शन को डिनोट करता है. ओके. लास्ट अपना बचता है एक और सेल विच इज मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? मोनोसाइट भी बोल सकते हैं. मैक्रोफेज या फिर मोनोसाइट. सो मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट ब्लड में कैसे दिखेंगे? तो याद रखना ब्लड में और एचएनई में. तो ब्लड में ये होते हैं क्लासिकल किडनी शेप न्यूक्लियस. क्लासिकल किडनी शेप न्यूक्लियस इनका होता है. प्लस लार्ज क्रोमैटिन फाइबर्स में होते हैं और ग्रे साइटोप्लाज्म होता है. कौन सा कलर का होता है? ग्रे साइटोप्लाज्म होता है. और एचएनई, तो एचएनई में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्लियर दिखते हैं. मैक्रोफेज जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं? क्लियर दिखते हैं. पहली बात क्लियर दिखते हैं. दूसरी बात फोम सेल बोलते हैं इनको. क्या बोलते हैं? फोम सेल. और तीसरा इसमें इरेगुलर मेम्ब्रेन होती है. कौन सी मेम्ब्रेन होती है? इरेगुलर मेम्ब्रेन होती है. ओके. तो चलो ये सारी बातें तो हो गई. अब अपन डिस्कस करते हैं कि जो मैक्रोफेज होते हैं वो किस में दिखेंगे? तो याद रखना मैक्रोफेज दिखेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में. और तुम्हारे वो कहाँ दिखेंगे? न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लेमेशन में. सो लेट्स डिस्कस एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है. सुनना. पहले लिम्फोसाइट देख ले अपन. देखो लिम्फोसाइट ऐसे दिखते हैं. लार्ज सेल जिसमें सॉरी ये ब्लड में दिखते हैं. ठीक है, ब्लड में ऐसे दिखते हैं. देखो लार्ज सिंगल शेप सेल दिख रहे हैं. और तुम्हारे जो मैक्रोफेजेस है वो कुछ ऐसे दिखते हैं तुम्हारे उसमें एचएनई में. क्लियर दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है आजू बाजू में. ठीक है, इरेगुलर मेम्ब्रेन दिख रही है इसकी और फोम सेल है. ओके. चलो नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे व्हिच इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन. तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ने से पहले अपन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं. किसमें? एक्यूट और क्रॉनिक में. तो याद रखना जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसमें आता है न्यूट्रोफिल. तो उसको साइड में करके मैं यहाँ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लिख देता हूँ. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. ठीक है. सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? इसमें होता है, इसमें सेल कौन सा होता है? तो इसमें सेल होता है अपना न्यूट्रोफिल. इसमें होता है मैक्रोफेज. इसमें जो हेलिमा, अब ये हेलिमा क्या होता है? हेलिमा मतलब अफेक्ट या इफेक्ट जो बोलते हैं अपन, वो क्या होता है? तो उसमें होता है वेजोडाइलेशन. और इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन. टिश्यू डिस्ट्रक्शन. और इसमें हीलिंग होती है फाइब्रोसिस से. हीलिंग बाय फाइब्रोसिस वो तो हम पढ़ेंगे पूरी कैसी हीलिंग होती है इसमें. क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का पूरा टॉपिक ही एक ही नाम में आता है,
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग, ठीक है। और ये मंथ और ईयर लेता है ठीक होने में। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाला टेक मंथ्स एंड ईयर टू रिपेयर, ठीक है। और जो तुम्हारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो होता है लास्ट फॉर आवर एंड डे, मतलब मुश्किल से मुश्किल एक दिन या फिर आवर्स में ख़त्म हो जाता है, घंटों में। अब अपन बात कर लेते हैं, डीप में आ जाओ, फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। चलो, अब क्या होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन? सुनना, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कि ट्रिगर कर सकती है इन्फ्लेमेशन को, वो कॉज करती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन पहले। एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते होते धीरे धीरे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर जब तक कोई बड़ी चीज़ ना हो इन्फ्लेमेशन में, वो तुम्हारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करेगा, ठीक है। जब तक तुम्हारी कोई भी बड़ी चीज़ ना होती है स्टिमुलस में, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कॉज नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही होता है पहले तो, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन दूसरे लिखता हूँ, फटाफट लिखूंगा, एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन ट्रिगर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन ट्रिगर इन्फ्लेमेशन। रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन इज टू रिमूव द ऑफेंडिंग एजेंट। इन्फ्लेमेशन का रोल क्या है? अपन क्यों इन्फ्लेमेशन को उतना पढ़ रहे हैं? इन्फ्लेमेशन के कारण रिमूव होता है कौन? ऑफेंडिंग एजेंट, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जो होता वो दो लेवल चेंजेस पे होता है, उसमें चेंजेस होते हैं वो दो लेवल पे होते हैं, टू लेवल चेंजेस। पहली होती है वेस्कुलर लेवल, यानी कि वेसल के लेवल पे चेंज होना, वेस्कुलर लेवल। और सेकंड इज सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल। जो तुम्हारी वेस्कुलर लेवल होती है, यानी कि वेसल्स पे लेवल पे जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि होगा क्या। ये तुम्हारी नॉर्मल वेसल है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे अंदर अंदर, ठीक है, लैमिनार फ्लो इसको बोलते हैं। अब अगर तुम्हारा वेजो डायलेशन होता है, क्या होता है? वेजो डायलेशन होता है, तो क्या होगा? वेसल्स चौड़ी हो जाएगी, ये चौड़ी होगी तुम्हारी वेसल। अब जो तुम्हारा लेमिनार फ्लो है, यहाँ पे तुम्हारा लेमिनार फ्लो हो रहा था बढ़िया, कि जो फ्लूइड जो था वो तुम्हारे पेरीफेरी पे था, सेल्स जो थे वो सेंटर पे थे। अब वो कैसे हो गए? सेल्स तुम्हारे घूम घाम के ऐसे ऐसे रोटेटरी मूवमेंट देने लग गए। कैसे हो गए? सेल रोटेटरी मूवमेंट देने लग गए, यानी कि क्या हुआ? एक टर्बिडिटी शो करी सेल्स ने। क्या शो करी? एक टर्बिडिटी शो करते हैं सेल, आपस में गोल गोल घूमने लगते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? सुनना, फॉर सपोज ये अपनी वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है, कोई भी स्ट्रिप्टोकोकाई, मान लो कोई बैक्टीरिया है स्ट्रिप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला, वो अंदर आया, ठीक है, एंटर हुआ अपनी बॉडी में, वेसल के पास में आ गया। कहाँ पास आ गया? वेसल के पास में आ गया। अब क्या होगा? यहाँ पे पहले तो ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा इसको देख के कि भाई ये कौन आ गया, फिर उसको पहचानेंगे। उसके बाद क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगा। उसके बाद तुमको दिख ही रहा है क्या है। अब तुम चाहते हो कि ये स्ट्रिप्टोकोकस जो है, स्ट्रिप्टोकोकाई, अब ये कुछ यहाँ पे है, ठीक है तो सेम लेवल पे ही ना है, तो एक ही वैसल, वो कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए तो क्या करोगे तुम चाहोगे कि अंदर से कोई चीज़ बाहर आ जाए, यही चाहोगे कि अंदर से कोई चीज़ बाहर आ जाए, उसको ख़त्म कर दे, और यही होगा। क्या होगा? जब तक तुम्हारी चीज़ें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में चल रही है, अंदर से आएंगे न्यूट्रोफिल। कौन आएगा? न्यूट्रोफिल आएगा अंदर से और उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, सुनना, क्योंकि वेसल्स अभी डायलेट हुई है, इसके बीच में स्पेस नहीं बनी है कि तुम्हारी न्यूट्रोफिल बाहर आ जाए, क्योंकि एंडोथीलियम की वॉल अभी भी अच्छी खासी जमी हुई है। सो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल होगी वो तुम्हारे कोने पे आके जमा हो जाएगी। कहाँ पे? कोने पे। वेसल के जो लेमिनर फ्लो है वो तो डिस्टर्ब हो चुका है, जो तुम्हारे सेल्स घूम रहे हैं वो तुम्हारे कोने पे आ जाएंगे वेसल के, और वो जमा हो जाएंगे यहाँ के, उसको बोलते हैं मार्जिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन एंडोथीलियम की।
चेंज इन एंडोथीलियम की, कि एंडोथीलियम के लेवल पे क्या चेंज हो रहे हैं, तो एंडोथीलियम में अलग अलग लेवल पे चेंजेस होते हैं, सुनना ध्यान से, अलग अलग लेवल पे। इसका मतलब ये कि तुम्हें जो अफेक्शन हुआ है, यानी कि जो अफेक्ट हुए हो तुम, वो कितनी डिग्री पे हुए हो, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्या लेवल है। यस, जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ सुनो ज़रा, थांबा, चलो। जैसे कि तुम्हें कर चेंज इन एंडोथेलियम में होगा क्या, तुम्हें इंक्रीज करनी है वेस्क्यूलर परमेबिलिटी, उससे क्या होगा, उससे न्यूट्रोफिल बाहर आ जाएंगे। करेक्ट, तुम यही चाहते हो, ये होना चाहिए। ठीक है भैया, ये हो जाएगा, लेकिन कैसे? अगर मान लो कि तुम्हारा जो कट है, या तो तुम्हारा जो जो तुम्हारे ये क्या बोलते हैं, जो स्टिमुलस है, जैसे कि अभी स्ट्रिप्टोकोक का था, अगर ये कुछ इमीडिएट या फिर ट्रांजिएंट स्टिमुलस है, इमीडिएट और ट्रांजिएंट स्टिमुलस है। फॉर सपोज मैं कुकिंग कर रहा हूँ, और गरम तेल का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक ड्रॉप गरम तेल की वो मेरे हाथ पे आ गई, तो क्या हुआ होगा, हल्का सा मुझे गरम लगेगा, प्लस यहाँ पे हल्का से कुछ उठ जाएगा, यही होगा, और क्या होगा, यही होगा। तो वो वहाँ पे होता है जब तुम्हारी कोई गरम गरम चीज़ तुम्हारे हाथ पे गिर जाए, तो इसको बोलते हैं माइल्ड स्टिमुलस। क्या होगा, माइल्ड स्टिमुलस। क्या क्या एग्जांपल है, गरम तेल का छोटा ड्रॉप, माइल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि भैया तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो एंडोथीलियम है, जो कि बढ़िया बढ़िया थी, वहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे इस ब्लड वेसल के लेवल पे रिलीज हो जाएगा हिस्टामिन रिलीज होगा। और उस हिस्टामिन से क्या होगा, जो ऊपर के सेल्स है वो तो अपने नॉर्मल जो थे वो तो थे ही, लेकिन जो नीचे के सेल्स है उसमें आ जाएगी स्पेस, और उसे तुम्हारे एंडोथीलियम में वो कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, डायलेट हो गया। ठीक है, डायलेट हो गया, तुम्हारा काम हो गया ख़त्म। ये हो गया तुम्हारी पहली केस, जो तुम्हारा इमीडिएट और ट्रांजिएंट इफेक्ट है तुम्हारा। अब बात करते हैं सेकंड स्टिमुलस की। सेकंड स्टिमुलस में कैसा स्टिमुलस होगा अपने पास, इमीडिएट और सस्टेन, यानी कि एकदम से वो चले नहीं गया, एकदम से वो ड्रॉप चली नहीं गई, कुछ और चीज़ हो गई। ठीक है, इमीडिएट एंड सस्टेन। मान लो तुम रात में पढ़ रहे हो, एक मग भर के पास में कॉफ़ी पड़ी, तुम अभी बना के लाए हो, तुम्हें टल्ला लग गया हाथ से उसका, और वो पूरी कॉफ़ी तुम्हारे हाथ पे गिर गई। अब क्या हुआ, जब तक तुमने धोया नहीं उसको, वो तो गरम गरम था, तुम्हें छोटे 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 ना छाले उड़ गए हाथ पे, बहुत सारे, क्योंकि सस्टेन हो गया, वहीं रुक गया वो कॉफ़ी गरम गरम। उसको बोलते हैं इमीडिएट और सस्टेन, क्योंकि तुमको पता थोड़ी था ये होने वाला है, वो तो हो गया। ठीक है, तो ये कहानी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है, डायरेक्ट एंडोथेलियल डैमेज। ये तुम्हारे सेल्स ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, रिवर्सिबल चेंज होता है, यहाँ पे किसका चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज हुआ, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण ये हुआ, तुम्हारी ब्लड वेसल है वो कैसी हो गई, उसकी एंडोथेलियम डैमेज हो गई। तो तुम्हारी ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हारा जो परमेबिलिटी वो बढ़ गई, और सस्टेनली कम से कम 2 से 12 घंटे तक बढ़ी रही। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इमीडिएट और सस्टेन। देन नेक्स्ट वी हैव डिलेड एंड प्रोलॉन्ग। डिलेड एंड प्रोलॉन्ग मतलब, फॉर सपोज सन और यूवी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सन और यूवी रेज में तुम खड़े हो जाओगे 3 घंटा, क्या हो जाओगे, काले हो जाओगे, 6 घंटा खड़े हो जाओगे तो
हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सी एस आई यूवी रेज आती है, म्यूटेशन कॉज करती है, ठीक है, म्यूटेशन कॉज करती है यूवी रेज आके। म्यूटेशन से क्या होता है, म्यूटेशन से हमारी एंडोथेलियम डैमेज होती है, डैमेज एंडोथेलियम, डैमेज एंडोथेलियम, उसके डैमेज होने से क्या होगा, वो जाएगा, वो करेगा रिपेयर डीएनए को, रिपेयर करेगा डीएनए को, और डीएनए को रिपेयर करने का तो डीएनए नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट एट 2 to 24 आवर ऑफ यूवी रेडिएशंस और लास्ट फॉर फ्यू डेज। And last, which is permanent endothelial damage। परमानेंट एंडोथेलियल डैमेज, देखो जैसे बर्न होता है, ठीक है, इसमें मेरा हाथ जल गया, एक जगह जल गया मतलब प्रॉपर जल गया, काला पड़ गया, ऐसा खतरनाक वाला जलना, छोटा मोटा जलना नहीं। बर्न में डेथ कैसे होती है, तो देखना बर्न में डेथ का रीज़न होता है, ये रीज़न नहीं होता कि एकदम जल गया, तो रीज़न क्या होता है, रीज़न होता है हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया क्या होता है, जब भी अपनी स्किन जलती है तो जो एंडोथेलियम होती है स्किन के नीचे आने की जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी जल जाती है। उसके जलने से क्या होगा, तुम ब्लड है वो फ्लो होने लगता है, ब्लड फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा, ब्लड बॉडी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बॉडी वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोवॉल्यूमिया होगी, और हाइपोवॉल्यूमिया को कंपनसेट करने के लिए अपनी बॉडी जो होती है वो जनरेट करती है कुछ पंप या कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं। लेकिन जब वो सब फेल हो जाते हैं तो अपनी बॉडी डेथ की तरफ चली जाती है। तो किस वजह से होता है, हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से होता है, ठीक है। ये एक इरिवर्सिबल डैमेज होता है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये इंक्रीज करता है किसको, डिस्ट्रक्शन को। ऑल फ्लूइड कम आउट, ऑल फ्लूइड come out and increase destruction, increase destruction। और स्टॉप कब होता है, ये स्टॉप होता है न्यूवेस्कुलराइजेशन पे। और कब स्टॉप होगा, जब तुम्हारी नई वेसल जनरेट हो जाती है, लेकिन जो पुरानी वेसल ख़राब हुई है वो अब तक ठीक नहीं हो पाती है। तो ये सब थी वेस्कुलर चेंजेस। वापस एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 वेस्कुलर चेंजेस होते हैं। क्या होता है वेस्कुलर चेंजेस, मेनली विजुअलाइजेशन होता है, लेकिन विजुअलाइजेशन होने के भी रीजंस होते हैं कि विजुअलाइजेशन क्यों होगा। तो भैया सबसे ज़्यादा रीज़न होता है कि ट्रांजिएंट और इमीडिएट, यानी कि तुमने खाना बनाया, गरम तेल का गरम तेल उछल गया हाथ पे, छोटा सा छाला हो गया एक, उससे उसमें क्या होगा, उसमें विजुअलाइजेशन होगा, तुम ठीक हो गए, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा ट्रांजिएंट और सस्टेन, ठीक है, सस्टेन, इमीडिएट और सस्टेन। उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा ये होगा कि भाई तुम वो गर्म कॉफ़ी का तुमने कप हाथ में डाल दिया, उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे छोटे छोटे से बहुत सारे छाले उड़ गए हाथ पे। तो हाथ पे छाले उठने से तुम्हें मेन चीज़ क्या हुई कि तुम्हारी एंडोथेलियम डैमेज हो गई है, अंदर तुम्हारी एंडोथेलियम डैमेज हो गई, जिसमें 2 से 12 घंटे लगेंगे। देन नेक्स्ट है डिलेड एंड प्रोलॉन्ग। डिलेड और प्रोलॉन्ग में क्या होता है कि जो तुम्हारा वो है एंडोथेलियम है, वो किस कारण से होता है, यूवी रेज और सन जो होती है वो सीएस इफेक्ट करती है किस पे, तुम्हारी एंडोथेलियम के सेल पे, वहाँ आती है, वहाँ पे डीएनए म्यूटेशन कराती है, और तुम्हारा जो गेट है प्रॉपर जो वो खोल देती है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लास्ट वाले की, विच इज़ लास्ट वाले का नाम क्या था, क्या था बर्न वाला, जल्दी बताओ क्या था, परमानेंट एंडोथेलियल डैमेज। परमानेंट एंडोथेलियल डैमेज जो होती है वो लास्ट में होता है, क्योंकि उसमें से ऐसा खत्म एक जो अपनी एंडोथेलियम वॉल होती है वो ऐसी परमानेंट डैमेज हो जा रही है, ठीक है। और ये नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेलुलर चेंजेस। So in cellular changes, the steps which we have to see is, suppose this is endothelium, this is what endothelium, and this is the change after vascular changes। जो तुम्हारी गैप बनी है बीच में, किन किन बेसिस से बनी है, 4 अलग अलग केसेस देखे थे अपन ने, इमीडिएट ट्रांजिएंट, इमीडिएट प्रोलॉन्ग, ठीक है, प्रोलॉन्ग, और एक और था, और फिर लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला था जिसमें तुम्हारा बर्न हो गया था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट एंडोथेलियल डैमेज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लिट बन गई है, अब होगा क्या, सुनो, ये तुम्हारा न्यूट्रोफिल जो कि मार्जिनेशन से,
जिसमें क्या हुआ, पहले मार्जिनेशन हुआ और वो तुम्हारे सेंटर से बॉर्डर पे आ गया, बॉर्डर पे आया है। अब इसका क्या होगा, अब इसकी होगी रोलिंग, क्या होगी इसकी, रोलिंग होगी, क्या होगी, रोलिंग होगी, रोलिंग हुई। रोलिंग के बाद में यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एक बॉन्ड आएगा और उससे वो क्या हो जाएगा, अडहेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अडहेर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अडहेरेशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अडहेशन हो गया। पहला क्या है, रोलिंग, दूसरा क्या है, अडहेशन, ठीक है। तीसरा क्या है, इस न्यूट्रोफिल का बाहर आ जाना, ये जो गैप बनी है इस गैप से बाहर आ जाना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोसेस विच इज डायपेडिस, डायापेडिस, ठीक है, डायापेडिस। अब सुनो, न्यूट्रोफिल को बाहर अपन लाए क्यों हैं, क्योंकि जस्ट सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिप्टोकोकाई बैक्टीरिया था, स्ट्रिप्टोकोकाई बैक्टीरिया था। तो अब सुनो क्या होगा, तुम्हारे इस न्यूट्रोफिल को यहाँ तक ले जाना, कहाँ तक, स्ट्रिप्टोकोकस तक, और उसको ईट और किल कराना, इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। तो हमारी फोर्थ प्रोसेस होगी कीमोटैक्सिस की। तो कितने चेंजेस हैं सेल बेसिस पे, चार चेंजेस हैं, मतलब 4 प्रोसेस है मेनली, सीक्वेंस चेंजेस बोलते हैं। पहले रोलिंग, दूसरी अडैशन, तीसरी डायपेडिस और डियापेडिस, और चौथी कीमोटैक्सिस। सबसे पहले हम बात करते हैं रोलिंग की। सो रोलिंग, तो रोलिंग क्या है भैया, बात कर लेते हैं फटाफट, आ जाओ। रोलिंग किसकी हो रही है, न्यूट्रोफिल की हो रही है, यानी कि डब्ल्यूबीसी की हो रही है। डब्ल्यूबीसी यानी कि न्यूट्रोफिल की क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है। कैसे होगी, देखो रोलिंग में क्या होता है, अगर एक सर्कल बॉल है, कोई चीज़ पीछे खींचेगी, कोई चीज़ आगे खींचेगी, तब जाके चीज़ रोल होगी। फिजिक्स, नॉर्मल फिजिक्स है, ठीक है। तो क्या सर अपन फिजिक्स पढ़ना है, नहीं, फिजिक्स पढ़ना 11वीं 12वीं में पढ़ लिया बहुत सारा, तो मैंने पढ़ने क्या है, अपन देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है। न्यूट्रोफिल में क्या होगा, न्यूट्रोफिल के बॉर्डर्स पे एक रिसेप्टर होता है विच इज कॉल्ड सियालिल लुइस एक्स रिसेप्टर, सियालिल लुइस एक्स रिसेप्टर। और इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं साइयालाइल एक्स या सियालिल एक्स, है ना। एंडोथीलियम में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी समझ में आएगा क्या, डब्ल्यूबीसी में क्या अटैच हो रहा है, मैंने क्या बोला, एंडोथीलियम को उसको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, किसको, न्यूट्रोफिल को। तो दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, मतलब एक मान लो अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट न्यूट्रोफिल में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको अटैच करे, और एंडोथीलियम में भी कुछ होना चाहिए उसको अटैच करेगा। तो एंडोथीलियम में क्या है, एंडोथीलियम में है प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, सिलेक्टेन प्रोटीन को अपन CD62 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CD62, विच इज़ इन्वॉल्व इन वॉट, विच इज़ इन्वॉल्व इन रोलिंग, ठीक है। सिलेक्टेन 2 टाइप के होते हैं, पी सिलेक्टेन और ई सिलेक्टेन। पी किसके लिए है, पी इज़ फॉर प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स पे ये होते हैं, ठीक है। और मतलब प्लेटलेट्स के लिए भी होते हैं, ऐसा पी सिलेक्टेन जो होते हैं वो प्लेटलेट्स के लिए भी होते हैं, और ई सिलेक्टेन इज फॉर एंडोथीलियम। समझ में आया कुछ, नहीं समझ में आया, सुनो बताता हूँ क्या होगा। जैसे बैक्टीरिया एंटर हुआ, बैक्टीरिया के एंटर होने से क्या होगा, बैक्टीरिया एक सेल के पास जाएगा, एक सेल के पास जाएगा, वो देखेगा भैया बैक्टीरिया आया है, उसने रिलीज़ कर दिया किसको, उसने रिलीज़ कर रहा है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को। किसको रिलीज़ कर रहा है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, इसकी पूरी क्लास होगी तो उसकी टेंशन मत लो। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करा, कौन सा, इंटरल्यूकिन 8 को इसने रिलीज़ कर दिया। इंटरल्यूकिन 8 को रिलीज़ करने के बाद में इंटरल्यूकिन 8 ने रिलीज़ करवाया सिलेक्टिन का, रिलीज सिलेक्टिन ने बाइंड करी किसके साथ, सिलेक्टिन बाइंड विथ सियालिल एक्सेस ने बाइंड कर लिया किसने, सिलेक्टिन ने। अब सियालिल एक्स से बाइंड करने के बाद में ये बाइंड होता है एक वीक बॉन्ड, ये जो बाइंड होता है ना, बाइंड विथ वीक बॉन्ड, देन ये ब्रेक हो जाता है विथ फोर्स ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड का फ्लो होता है उससे जो फोर्स जनरेट होती है उससे वो टूट जाता है,
ब्रेक विथ फोर्स ऑफ ब्लड, और अटैच हो जाता है किससे, सिलेक्टिन से टू द नेक्स्ट ऑफ लेफ्ट एंडोथीलियम, जो नेक्स्ट एंडोथीलियल सेल है उसकी सिलेक्टिन से ये अटैच हो जाता है। समझ में आया क्या हुआ? देखो यह तुम्हारा एंडोथीलियम है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स हैं एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स हैं। ये मान सपोज करो ये तुम्हारा न्यूट्रोफिल आया, न्यूट्रोफिल इससे अटैच हुआ, फिर भैया इससे टूट गया, फिर इसके पास अटैच किया, इससे अटैच हुआ, फिर इससे टूट गया, फिर इससे अटैच हुआ, ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। और उसको यहाँ की फोर्स कौन सी लग रही है, सुनना, यहाँ की फोर्स कौन सी लग रही है, ब्लड फ्लो। पीछे कौन खींच रहा है, नीचे से बॉन्ड जो कि वीक है, तो वो टूट जाता है, तो ये तुम्हारा रोल खा गया, सिंपल। समझ में आया क्या है तुम्हारा रोलिंग किसकी वजह से हो रही है, सिलेक्टिन प्रोटीन क्या क्या बोल सकते हैं अपन, CD62 बोल सकते हैं। और मेन चीज़ क्या है, इंटरल्यूकिन 8 क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। अब ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या है, हम पढ़ेंगे, शांति रखो, उसको अपन पूरा पढ़ेंगे डीप में, ठीक है। नेक्स्ट इज अडेशन। अडेशन मैंने क्या बोला था कि लास्ट में जब तुम्हारी गैप आ जाती है, क्या आ जाती है, गैप आ जाती है, तो गैप में जो सेल्स हैं उसमें लास्ट में आके एक न्यूट्रोफिल अटैच हो जाता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ, उसको बोलते हैं अपन अडेशन। तो WBC में क्या है ऐसा जो कि अटैच हो जाता है, इंटीग्रिन, क्या है, इंटीग्रिन है जो कि अटैच कर लेता है, ठीक है। इनिशियली जो लो एफिनिटी होती है इंटीग्रिन की, देखो इंटीग्रिन होगा, ऐसा नहीं कि इंटीग्रिन नहीं होगा बॉडी सेल में, न्यूट्रोफिल में इंटीग्रिन प्रेजेंट होगा, लेकिन ये पहले लो एफिनिटी का रहता है, क्या रहता है, पहले लो एफिनिटी का रहता है। जैसे ही इंटरल्यूकिन 8 जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, ये एक्ट करता है इस पर, तो ये बन जाता है हाई एफिनिटी का। कैसे बन जाता है, हाई एफिनिटी। किसकी तरफ हाई एफिनिटी, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये कन्वर्ट हो गया हाई एफिनिटी स्टेट में, लेकिन एफिनिटी किसकी तरफ दिखा रहा है, तो एफिनिटी शो करता है CAM की तरफ, कैम। अब ये CAM कैम क्या है, C फॉर सेल, A फॉर एडहेशन, और M फॉर मॉलिक्यूल, तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल। समझ में आया क्या हुआ? पहले इंटीग्रिन तो उसमें स्टार्टिंग से WBC में न्यूट्रोफिल में इंटीग्रिन तो है, लेकिन इंटीग्रिन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तब बनाएगा जब इंटीग्रिन में इंटरल्यूकिन 8 आके उसको हाई एफिनिटी का कन्वर्ट कर देगा, और वो जाके बाइंड हो जाएगा किसके साथ, कैम के साथ। व्हाट इज कैम, सेल मिड सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एंडोथीलियम में क्या है ऐसा, देर से बोल रहा हूँ, क्या है एंडोथीलियम में, बताओ जल्दी, हाँ सही बोल रहे हो, कैम। तो इंटीग्रिन कहाँ है, WBC में है, हाँ। तो इसमें एंडोथीलियम में क्या है, CAM कैम। ये जो कैम होता है ये दो टाइप का होता है, आई कैम और वी कैम, आई कैम और वी कैम। अब ये आई कैम क्या होता है, तो देखना, इंट्रासेलुलर कैम, इंटरसेलुलर कैम, और वी कैम वेस्कुलर कैम, वेस्क्यूलर कैम। इंटरसेलर मतलब एंडोथेलियम के सेल्स के बीच में, इंटरवेसल मतलब वेसल्स के अंदर से, वेस्कुलर मतलब वेसल्स का कैम। देर यहाँ पे एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लगना ही है, देर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों की किसका बॉन्ड है, इंटीग्रिन और कैम का बॉन्ड है। ये हो गया तुम्हारा अडेशन। अब नेक्स्ट अपने पास पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है कि कैसे ये जो तुम्हारा सेल है ये बाहर जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायट पैडिस, ठीक है, डायट पैडिस बोलते हैं। क्या होगा देखो, थोड़ा और मैग्नीफाई करते हैं इसको, देखो क्या होगा, ये तुमने बनाया एक बॉन्ड जो कि किसका है, न्यूट्रोफिल अपना इंटीग्रिन और कैम का बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे आके वो स्क्वीज़ हो जाएगा, सब बताऊँगा कैसे क्या होगा। स्क्वीज़ होने के बाद में ये सीधा ट्रेवल हो जाएगा बाहर की तरफ। क्या ये पूरा सेल बाहर आ जाएगा, कैसा आएगा, देखो बताते हैं। ये सब क्या है, देखो ये जो कहानियाँ, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, क्या है, एंडोथीलियल सेल्स हैं। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। व्हाट इज दिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 स्क्वीज हो जाएगी WBC, स्क्वीजिंग ऑफ WBC।
स्टेप 2, जो तुम्हारी वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन इन सब में, इसमें एक स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा कोलेजन में। देखो कोलेजन कहाँ है? ये तुम्हारी एंडोथेलियम है ना, एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये जिसके ऊपर लगे हुए हैं ये तुम्हारी कोलेजन है। ये क्या है? तुम्हारी कोलेजन, कोलेजिन। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कोलेजन का बाय कोलेजिनेस टू मेक स्पेस फॉर कम आउट, टू मेक स्पेस फॉर कम आउट साइड। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ है क्या जो जो इनको चीज़ें अखर रही है? देखो यहाँ पे एक है पीई कैम। व्हाट इज पीई कैम? देखो पीई कैम होता है प्लेटलेट कैम। क्या कैम होता है? पीई इज फॉर प्लेटलेट, प्लेटलेट। देखो, और इसको बोलते हैं अपन CD31। CD31 क्या है? तो देखना CD31 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज CD31 जो कि प्लेटलेट कैम है वो अ मार्कर है, इज अ मार्कर फॉर वेस्कुलर ट्यूमर, फॉर वेस्कुलर ट्यूमर के लिए CD31 इज अ मार्कर। ठीक है, तो भैया ये सारी कहानी होगी। क्या होगा? सबसे पहले स्क्वीज हो जाएगी WBC, फिर क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा कोलेजन में और तुम्हारी WBC जो होगी बाहर आ जाएगी स्क्वीज होकर। देन लास्ट इज कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस में क्या हो रहा था? तुम्हारा जो सेल है वो बाहर तो आ गया, लेकिन बाहर आने के बाद वो कहाँ जा रहा है? तुम्हारे उसके पास, किसके पास? स्ट्रिप्टोकाइनेस के पास। और वो क्या कर रहा है? उसको ईट और किल कर रहा है। तो बात करते हैं उसको कैसे क्या करेगा। देखो सुनो, कीमोटेक्सिस थोड़ी बड़ी कहानी है तो सुनना चाहिए ध्यान से। इसमें होते हैं मीडिएटर्स। क्या होते हैं? मीडिएटर्स होते हैं कुछ एंडोजीनियस, कुछ एक्सोजीनियस। जो एंडोजीनियस होते हैं जो कि बॉडी से निकलते हैं, जो कि बॉडी से खुद निकलते हैं, ठीक है, फ्रॉम बॉडी, वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पहला। सेकंड LTB4। LTB4 क्या होता है भैया? व्हाट इज LT? देखो यहाँ लिख कर आता हूँ। LT होता है ल्यूकोट्रिंस, ल्यूकोट्रिंस, ल्यूकोट्रिंस B4। अब ये ल्यूकोट्रिंस B4 क्या है? तो ल्यूकोट्रिन B4 भी एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। ठीक है, ल्यूकोट्रिन B4 क्या है? ये भी एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बाद में, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में। देन इंटरल्यूकिन 8 एंड फोर्थ इज कीमोकाइनेस, कीमोकाइनेंस। ये हो गया तुम्हारे एंडोजीनियस जो कि बॉडी के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस में आता है सबसे पहले लाइपोपॉलीसेकेराइड, जो कि तुम्हारे कौन देगा? LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड, जो कि कौन देगा? बैक्टीरिया जो कि बाहर से आया या कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो कि बाहर से आके इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करा रहा है वो। ठीक है, टू अट्रैक्ट WBC। अब होगा क्या? तो ये होगा कि फिर जो WBC है जो कि बाहर आई है, जो बाहर आई है वो एक सूडोपोड बनाएगी। क्या बनाएगी? देखो ये WBC नॉर्मल, सूडोपोड ऐसे वो ऐसे हो जाती है। क्या है ये? सूडोपोड, सूडोपोड्स बनाएगी। WBC विल मेड अप अ मेसेनकाइमल टिश्यू विच कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। देखो यहाँ पे होता है एक्टिव पॉलीमराइजेशन। क्या होता है? एक्टिन पॉलीमराइजेशन, एक्टिन पॉलीमराइजेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है? ये सूडोपोड बनाते हैं। WBC अपनी नॉर्मल है, ठीक है, WBC नॉर्मल है, जो कि क्या मेसेनकाइमल सेल्स जो होंगे उसको डेवलप हो जाएंगे। मेसेनकाइमल सेल गेट डेवलप composed of इंडियन मायोसिन, सूडोपोड बन गए। अब क्या होगा? तो सुनो कहानी कुछ मेरी जुबानी कि जो न्यूट्रोफिल है वो जैसे ना जैसे सूडोपोड बना के पहुंच गया किसके पास? तुम्हारे
ऑफेंडिंग एजेंट यानी कि तो बैक्टीरिया है उसके पास, स्ट्रेप्टोकोकाई अपन लेके चल रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई स्टार्टिंग से उसको लेके चलते हैं। तो वो रीच हो गया, वो पहुंच गया, तो न्यूट्रोफिल प्लस स्ट्रेप्टोकोकाई जो तुम्हारा ये है, स्ट्रेप्टोकोकाई थोड़े ऐसे बनाया देता हूँ, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा लाइसोसोम है, किसका लाइसोसोम? न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल का जो लाइसोसोम है, देखो यहाँ आ जाता हूँ मैं, जो न्यूट्रोफिल है इसके अंदर लाइसोसोम है एल, क्या है? लाइसोसोम एल। वो लाइसोसोम्स के अंदर क्या है भैया? NADPH ऑक्सीडेज है, NADPH या NADH ऑक्सीडेज एंजाइम है। भाई समझ लो कि यही एंजाइम ख़त्म करेगा, लेकिन कैसे ख़त्म करेगा? तो ये सुनना, जो NADH ऑक्सीडेज है वो स्टार्ट करेगा किसको? वो स्टार्ट करता है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। अब सुनना, जो NADH ऑक्सीडेज, थोड़ी इसकी कहानी बताता हूँ, ऊपर देखो ऑक्सीडेज, ये दो पार्ट में होता है अपने नॉर्मल सेल्स के अंदर, दो पार्ट में होता है, साइटोप्लाज्मिक सेल, साइटोप्लाज्मिक पार्ट मतलब, और दूसरा पार्ट होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट जो होता है वो ज्वाइन होता है, दोनों ज्वाइन होते हैं और नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में सेपरेट रहते हैं। तो सेपरेट कब रहते हैं? इन नॉर्मल स्टेट में सेपरेटेड रहते हैं, ज्वाइन कब होते हैं? एक्टिव स्टेट में। लाइसोसोम आया, स्टार्ट फेगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे क्या होगा? सेल के अंदर लाइसोसोम भी है, तुम्हारा बैक्टीरिया भी है, क्योंकि इसने इनगल्फ कर लिया उसको, इनगल्फ तो कर ही लेगा ना, इतना तो कर ही सकता है इनके इनगल्फ कर ले। ये दोनों हो गए ज्वाइन होने के बाद में अपन जब इसकी बात करते हैं तो इस लाइसोसोम ने बनाया फेगो लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया? फेगो लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। किसको ब्लैक से लिखता हूँ फटाफट, क्या बनाया? फेगो लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया? फेगो लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनाया। आओ इधर नीचे फटाफट, फेगो लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनाया। इस फेगो लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स में NADH ऑक्सीडेज एक्टिव हो गया, ऑक्सीडेज एक्टिवेट बाय जॉइनिंग दो पार्ट से वो जॉइन होकर एक्टिवेट हो गया। उसमें क्या हुआ? उसमें रेस्पिरेटरी बर्स्ट हो गया। उससे क्या हुआ? उसमें रेस्पिरेटरी बर्स्ट हो गया, और ये मैकेनिज्म अपन ने चूज़ करा था किसके लिए? किलिंग के लिए। अब इसकी कहानी में घुसोगे तो ये और लंबी कहानी आ जाएगी। भैया O2 आएगा, फिर वो तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो स्टार्ट होता है O2 से, फिर O2 से O2 माइनस बनता है, फिर उससे वो H2O2 में कन्वर्ट होता है, फिर H2 दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा, किस पार्ट में? HOI माइनस प्लस HOCl माइनस। अगर यहाँ पे I लग जाए, यहाँ पे Cl लग जाए तो ठीक है। और ये I और Cl कहाँ से होगा? तो यहाँ लिख दोनों साइड में, I अगर है तो वो ईओसिनोफिल में कहानी हो रही है, यानी कि तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है ये तुम्हारी एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है, ईओसिनोफिल्स में कहानी हो रही है। और अगर तुम्हारा ये Cl लग जाए तो क्या होगा? यहाँ पे Cl लगने के बाद में तुम्हारा ये बैक्टीरियल कहानी हो गई, यानी कि तुम्हारा न्यूट्रोफिल है। Cl तुम्हारा न्यूट्रोफिल में होता है, आयोडीन तुम्हारा ईओसिनोफिल में होता है। अगर को डीप में आना है तो चले जाओ रेस्पिरेटरी बर्स्ट क्या होता है। अपन बात करते हैं थोड़ी सी बात की कि आफ्टर क्लियर, यानी कि तुम्हारा रेस्पिरेटरी बर्स्ट होने के बाद में, ठीक है, कितनी घंटे आफ्टर क्लियर एजेंट 6 to 24 आवर लेटर यहाँ पे आएगा मैक्रोफाज आएगा, और वो सारा क्या करेगा? न्यूट्रोफिल को क्लियर कर देगा। क्लियर न्यूट्रोफिल जिसने इनगल्फ कर रखा है, तुम्हारे फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसने रेस्पिरेटरी बर्स्ट भी करवा दिया है, तो उसको कर देगा? इनगल्फ से क्लियर कर देगा। क्लियर न्यूट्रोफिल खुद के सेल्स को क्लियर कर देगा वो, प्लस सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? क्योंकि एक्टिवेटेड है, हाँ याद रखना, वो अपन पढ़ेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कि एक्टिवेटेड मैक्रोफाज क्या होते हैं, क्योंकि वही सिक्रेट करते हैं बस, और कोई सिक्रेट नहीं करता। वो सिक्रेट करेगा दो चीज़ें, पहली इंटरल्यूकिन 10 जो कि क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी, और दूसरी IGF बीटा। ओके लेकिन जो IGF बीटा वो किस काम में आएगा? हीलिंग प्रोसेस के काम में आ जाएगा। और इंटरल्यूकिन 10 किस काम में आ जाएगा? एंटी इन्फ्लामेटरी।
एंटी इन्फ्लामेटरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स. बस एक लास्ट चीज़ वन पढ़ लेंगे, बाकी ख़त्म. फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा तुम्हारा किस पे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स पे, डिसऑर्डर्स. सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट अडेशन, एलएडी. ल्यूकोसाइट अडेशन डिफेक्ट, LAD1, LAD2. जो LAD1 है, डिफेक्ट इन इंटीग्रिन, डिफेक्ट इन इंटीग्रिन. तो इंटीग्रिन कौन से प्रोसेस में आ रहा था, मत भूलो. किस में आ रहा था जल्दी बताओ, एडेशन में आ रहा था. वेरी गुड, जिसने बताया उसको बोला. ठीक है, इसके ज़्यादा सिम्टम होते हैं तो उसमें मोर सिम्टम होते हैं, मोर सिम्प्टोमेटिक. ठीक है, इसमें लैब जो होती है, LAB लैब, मतलब जो लैब डायग्नोसिस होती है उसमें क्या पता चलेगा, उसमें दिखेगा न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलेक्सिस, न्यूट्रोफिलिया दिखेगा. प्लस डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. तो ये हो सकता है, मान लो हो सकता है इसकी एटियोलॉजी, डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. ये तो हो गया LAD1. LAD2 क्या है, तो डिफेक्ट किस में, डिफेक्ट है तुम्हारा CLL-X में. तो कौन सा प्रोसेस अफेक्टेड है, रोलिंग अफेक्ट है. वेरी गुड. मोर सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरिया, मोर सिम्टम्स लेकिन बैक्टीरिया वाले. सेम इसमें भी क्या, न्यूट्रोफिलिया दिखेगा. क्या दिखेगा, न्यूट्रोफिलिया दिखेगा. ये मेनली किस में होता है, तो ये रखना बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों में मिलता है. LAD2 इसमें मिलता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों में मिलता है. वेरी गुड. देन लास्ट डिसीज एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस टिश्यू या डिसीज. क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिसीज. ग्रैनुलोमेटस डिसीज. ग्रैनुलोमेटस डिसीज क्या डिफेक्ट इसमें होता है, तो डिफेक्ट इन NADH ऑक्सीडेज. NADH ऑक्सीडेज में डिफेक्ट आ जाता है. साइटोप्लाज्म में इफेक्ट आएगा तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाता है. ये रखना, अगर डिफेक्ट साइटोप्लाज्म में है तो वो कहाँ आएगा तुम्हारा, डिफेक्ट इज ऑटोसोमल. अगर वो डिफेक्ट तुम्हारा मेम्ब्रेन में है तो डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट इज X लिंक. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. द नेक्स्ट सिम्टम, इंक्रीज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इंक्रीज होता रहेगा. इंक्रीज इन्फेक्शन. टेस्ट जो अपन प्रेफर करते हैं वो है तुम्हारा अपना NBT टेस्ट. NBT टेस्ट. अभी NBT क्या है, तो NBT का फुल फॉर्म अगर तुमको याद रह जाए तो अच्छी बात है. नाइट्रो ब्लू टेट्राजाइजेशन, टेट्राजोडियम. हाँ, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोडियम टेस्ट. और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो तुम्हारी एंजाइम ऐसे है, कोई भी एंजाइम ऐसे करवा लो. और एक लास्ट डिसीज़ है अपने पास, अगर तुम चाहो तो कमेंट कर देना कि सर पढ़ा दो तो मैं पढ़ा दूंगा. ठीक है, ऐसे तो मेरे को लगती नहीं है इंपॉर्टेंट, पेपर में आती नहीं है, कोई बोलता भी नहीं इसको पढ़ो, लेकिन बहुत बड़ी है क्योंकि, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देख लेना एक बार. चियाडिक हिगाशी सिंड्रोम. चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम. देख लेना अपने हिसाब से, अगर सही लगे तो पढ़ लेना, नहीं लगे तो बता देना, पढ़ा दूंगा. बहुत छोटी सी, बड़ी भी नहीं ज़्यादा. धन्यवाद आपका. अब यहाँ तक आया, आपने पैथोलॉजी पढ़ी. ये लेक्चर थोड़ा सा ढीला हुआ है, मैं सॉरी चाहता हूँ इसके लिए. अगला लेक्चर जो होगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा. इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स पर अगला लेक्चर आएगा, उसको देखना मत भूलना. इन्फ्लामेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ना एक्यूट है ना क्रॉनिक है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सबसे इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स पे सीधे आते हैं MCQs के अंदर, उसको देखना मत भूलना. ठीक है, नोट्स अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बता दो. मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट आ जाए, मैं उस पर कर दूँगा, लेकिन जो बना रहा है वेबसाइट वो बना ही नहीं पा रहा है. उसने 4 दिन डिले करवा दिया है और मेरी वेबसाइट को.